हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज ये हमारी जो वीडियो है वो 5वीं वीडियो है। अभी तक हम 4 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने संविधान सभा को पढ़ा और संविधान सभा के बाद में जो हमने एक चैप्टर और पढ़ा था और प्रस्तावना को। और आज हम पढ़ेंगे जो हमने संविधान के जो हमारे स्रोत हैं वो हमने किस देश से प्राप्त किए हैं, कौन सी चीज़ हमने किस देश के संविधान से ली है। ये सारी बातें जो हैं वो आज के वीडियो में हम उनके माध्यम स्रोत के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ठीक है साथियों, अगर बात की जाए क्वेश्चन की तो ये ऐसा आपका टॉपिक है जिस टॉपिक से ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। अगर आपने आज की क्लास को विधिवत रूप से और बिल्कुल पूरी क्लास देखी है तो आपके वो क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे, ये अब हम कह सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हम शुरू करेंगे आज के वीडियो को। इसमें आपका लिखा हुआ है साथियों संविधान के स्रोत। ठीक है, संविधान के स्रोत की अगर बात की जाए ठीक है भैया, अब बात करते हैं संविधान के स्रोत। ठीक है, किस देश के संविधान से हमने क्या प्राप्त किया है ये बात है। तो 60 देश के संविधान को पढ़ा और 10 देश के संविधान को चुना। ये आपने देख लिया है कि हमने लिखा हुआ है इसमें आपको पीडीएफ में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे लोग थे जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया है उन लोगों ने क्या किया, 60 देशों के संविधान को पढ़ा। ठीक है, ऐसे 60 देश नियुक्त किए जिनके संविधान को लेकर पढ़ा और उसके बाद में 10 देश ऐसे उन्होंने चुने थे। 10 देश, कितने देश? 10 देश ऐसे चुन लिए उन्होंने जहां से उनको लगा कि हमारे संविधान में उनके संविधान की कुछ चीजें हैं जिनको हमारे संविधान में अडॉप्ट करना चाहिए, हमारे संविधान में इनको रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया भैया, 60 देशों को पढ़ा था और 60 में से केवल कितने देशों को? तो 10 देशों को चुना अपने संविधान में शामिल करने के लिए। 10 देशों के संविधान जो ऐसे थे जिनको उन्होंने क्या कर लिया, अपने देश में चुन लिया कि भैया इनको अपने संविधान में शामिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक नोट में दिया हुआ है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। ठीक है, इंडिया एक्ट 1935 क्या भैया? तो इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहा है, यानी सबसे बड़ा स्रोत। सबसे बड़ा स्रोत क्यों माना है? क्योंकि ये जो 10 देश हैं इन देशों से हमने किसी से 3 बातें ले ली, किसी से 2 ले ली, किसी से 4 ले ली, तो कुल मिला के ज्यादा तो हमने नहीं प्राप्त किया। लेकिन ये एक ऐसा जो आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक आपका ऐसा अधिनियम है जिस अधिनियम से हमने लगभग 250 जो आपके स्रोत हैं उनको हमने इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, 250 अनुच्छेद जो है हमने उनको कहां से प्राप्त किया है? तो हमने भैया केवल 1935 का जो आपका अधिनियम था उस अधिनियम से प्राप्त किए हैं। उनमें भी क्या किया, जो 250 लगभग 250 है उनमें से हमने क्या किया है, कुछ को हमने थोड़ा बहुत चेंज किया और कुछ को तो हमने बिल्कुल नहीं चेंज किया, उनको उठा के हमने ऐसे ही अपने संविधान में शामिल कर लिया। जो कि आपके कहां से लिए हैं? तो अनुच्छेद आपका जो अगर बात की जाए तो कहां से लिए हुए हैं? तो इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं भारत शासन अधिनियम। यही आपकी बात चल रही थी 1935, जहां से हमने कितने भैया लगभग में 250 अनुच्छेद लिए हैं। ठीक है, लगभग में 250 अनुच्छेद हमने यहां से उठाए हैं और जिनमें थोड़ा बहुत बदलाव किया है और हमने अपने संविधान में शामिल किया है। ठीक है, तो उनमें से देखते हैं पहला क्या है आपका, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाए जिसको हम यूपीएससी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम यूपीएससी कहेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। तो हमने लोक सेवा यानी यूपीएससी कहां से लिया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने यूपीएससी प्राप्त किया है और वहां से हमने उठा के अपने संविधान में शामिल किया है। तो अगर यूपीएससी की बात करें तो आपका अनुच्छेद 315 से लेके 323 ए तक,
ठीक है। अनुच्छेद 315 से लेके अनुच्छेद 323A तक यूपीएससी के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले की। तो अगला है शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, ठीक है। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, जो शक्तियां हैं उन अगर उनके वितरण की बात की जाए तो 3 सूचियों में वितरित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये शक्तियों के वितरण की जो आपकी 3 सूचियां हैं, ये कहां से प्राप्त की है हमने? ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्राप्त की है, ठीक है। 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कितनी लिस्ट है? तो 3 है, 3 सूचियां। आगे बात की जाए प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए कहां से क्या है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। न्यायपालिका का ढांचा, ठीक है। न्यायपालिका का ढांचा, जुडिशियरी स्ट्रक्चर, न्यायपालिका का ढांचा। अगर न्यायपालिका के ढांचे की बात की जाए तो ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्राप्त किया है। लेकिन अगर यहीं पे पूछ दे कि एकल न्यायिक प्रणाली, ठीक है, एकल न्यायिक प्रणाली, ठीक है, या फिर पूछ दे स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, ठीक है। अगर एकल न्यायिक प्रणाली पूछ दे तो इसको हमने लिया है ब्रिटेन से, और अगर स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली पूछ दे तो इसको लिया है हमने यूएसए से, ठीक है। और इसमें से भी अगर पूछ दे कि न्यायपालिका का ढांचा जो है वो कहां से प्राप्त किया है, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हमने प्राप्त किया है, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं इसमें संघीय व्यवस्था की, ठीक है, यूनियन सिस्टम, संघीय व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो संघीय यानी जो भी शक्ति होती है, संसद यानी कि जो पूरी शक्तियां जो होती हैं किसके पास होती हैं? वो आपके केंद्र के पास होती है, ठीक है, लगभग में केंद्र कह रहा है, केंद्र जो होता है वो आपका मजबूत होता है, ठीक है भैया। राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय की बात कर रहा है कि राज्यपाल का जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है, किसका? ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो राज्यपाल का जो कार्यालय है ये हमने कहां से प्राप्त किया है? तो ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त किया है। तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 153 में। और राज्यपाल का जो कार्यालय है वो हमने कहां से प्राप्त किया है? तो इसका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हमने इसको वहां से उठाया है, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं ब्रिटेन, किसकी बात करेंगे हम? ब्रिटेन, यूके। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उससे हमने क्या लिया है? तो यूके के संविधान से हमने प्राप्त किया है एकल नागरिकता। कैसी भैया? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे भारत देश की अगर बात की जाए तो हमारे भारत देश में क्या है भैया? तो भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, क्योंकि हमारे संविधान में ही लिखा है। और एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि हमारा केवल एक ही पहचान पत्र होगा, यानी कि हमारे पास जो आईडी है इसमें सबसे अधिक तो वो है सबका, यानी एक ही आधार कार्ड है, ठीक है। आधार कार्ड जो आपका है वो कहाँ का होगा? आपका वो भारत का होगा। जैसे जहां पे दोहरी नागरिकता होती है वहां पे क्या होता है? वहां पे आपको स्टेट की भी नागरिकता होगी और साथ ही आपको देश की भी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। स्टेट के साथ में और किसकी होगी आपकी? तो वो आपका देश की भी होगी। देश और राज्य दोनों की नागरिकता होती है। जैसे कि अगर बात की जाए अमेरिका में, तो अमेरिका में आपका जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, तो वहां की भी आपके पास नागरिकता होगी और न्यूयॉर्क के बाद में आपके पास अमेरिका की भी नागरिकता होगी, ठीक है, अमेरिका की भी नागरिकता होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केवल एकल नागरिकता है। यहाँ पे जो भी है, जो भी आपका, आप कहीं जाएंगे, वैसे तो अगर भारत में कोई पूछता है तो आप बता देते हैं कि हम यूपी से हैं, राजस्थान से, हरियाणा से, कहीं से बता सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं विदेश जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हम यूपी से हैं या हरियाणा से, आप सीधा कहोगे कि हम भैया भारत के रहने वाले हैं,
ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ही नागरिकता है। आगे बात की जाए संसदीय व्यवस्था की, ठीक है, संसदीय व्यवस्था ये भी हमने कहां से प्राप्त किया है, तो ये भी हमने ब्रिटेन से ही प्राप्त किया है संसदीय व्यवस्था को, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या है भैया, द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है ये हमने कहां से प्राप्त की है, तो ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था में क्या होता है, जैसे हमारे भारत में क्या है, तो भारत में आपके दो सदन है, एक तो आपका है उच्च सदन और एक आपका है निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन। उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं, राज्यसभा को कहेंगे, और निम्न सदन हम लोकसभा को कहते हैं, ठीक है, लोकसभा को कहते हैं। तो आपके दो सदन हो गए, और दो सदनीय व्यवस्था यहाँ पे कहाँ पे है आपकी, तो भारत में है। जैसे अगर हम बात की जाए राज्यों में, तो राज्य में आपका एक विधानसभा होता है और एक आपकी विधान परिषद होती है, ठीक है। तो यूपी में आपका ऐसा ही है, एक राज्यसभा भी है और आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा आपका द्विसदनीय व्यवस्था, ये कहां से हमने लिया है, ये हमने ब्रिटेन से प्राप्त किया है। उसके बाद बात करते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। कोई भी जो कानून होगा, कानून के हिसाब से कोई भी कार्य किया जाएगा, यानी नियम जो होगा वो नियम के हिसाब, रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम के हिसाब से भैया सारे कार्य होंगे, ठीक है। एकल न्यायिक प्रणाली, अभी हमने आपको बताया था एकल न्यायिक प्रणाली कहां से ली है हमने, तो ये हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। एकल न्यायिक प्रणाली जो हमने प्राप्त की है कहां से, ब्रिटेन से प्राप्त की है, एकल न्यायिक प्रणाली। और जो न्यायपालिका का ढांचा था वो हमने कहां से प्राप्त किया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 कहता है, अनुच्छेद 75(3), ठीक है, इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि लोकसभा जो होगा वो मंत्री परिषद के, यानी जो मंत्री परिषद होगी वो लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे कि मान लिया कोई भी लोकसभा का मंत्री हुआ, एमपी हुआ, ठीक है, अगर उसने कोई गलत संसद में भाषण दिया है और वो भाषण अगर दे रहा है तो उसका जो भाषण होगा वो उसका व्यक्तिगत भाषण नहीं माना जाएगा, वो भाषण जो होगा वो उसकी सरकार का माना जाएगा, ठीक है। वो जिस पार्टी से होगा, यानी कि वो जो होगा भाषण उसका वो व्यक्तिगत ना होकर सरकार का भाषण माना जाएगा, सरकार का भाषण माना जाता है। इसीलिए अगर कभी कोई जो मंत्री होता है अगर गलत बोल देता है तो क्या आ जाता है, उसका जवाब मंत्री नहीं देता है, उसका जवाब सरकार देती है, ठीक है। कौन देता है, तो उसका जवाब देना पड़ता है सरकार को, यानी जो मंत्रिमंडल जो होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी वो भैया लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की पूरी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, फॉर्मल सुप्रीमेसी ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, तो ये क्या होते हैं भैया, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, आपके प्रथम नागरिक बन जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि इनके पास सारी शक्तियां होती है, लेकिन शक्तियां इसमें सीधे लिखा है कि औपचारिक प्रधानता, केवल औपचारिकता होती है इनके पास, बाकी जो सभी जाने सारे जो अधिकार होते हैं वो प्रधानमंत्री के पास होते हैं, क्योंकि ये कार्यपालिका के भी आपके प्रमुख मान जाएंगे, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, लेकिन ये जो भी कार्य करते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो पीएम होता है। कौन होता है, पीएम या फिर प्रधानमंत्री। जब प्रमुख होगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर सारे कार्य करेंगे राष्ट्रपति, तो इसका मतलब कह सकते हो जो भी प्रधानमंत्री कहेगा वही राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां तो हैं, लेकिन केवल औपचारिक प्रधानता इनके पास है, बाकी जो सारी शक्तियां हैं वो मेन रूप से अगर देखी जाए तो वो किसके पास हो जाएगी, प्रधानमंत्री के पास हो जाएगी, ठीक है भैया। तो ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व किससे कहां से लिया है, ये भी ब्रिटेन से लिया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी हमने कहां से प्राप्त किया है, तो ये भी हमने भैया ब्रिटेन के संविधान से ही प्राप्त किया है। संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार, ठीक है, जो संसद और विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनको एक विशेष अधिकार दिया गया है, ठीक है। जैसे
अनुच्छेद 105 की अगर बात की जाए, आर्टिकल 105, तो आर्टिकल 105 में कहा गया है कि जो एमपी होंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी होंगे, तो अनुच्छेद 105 के तहत उनको विशेष अधिकार दिया गया है कि अगर सत्र चल रहा है, ठीक है, अगर सत्र चल रहा है तो सत्र के 40 दिन पहले और सत्र के 40 दिन बाद तक उनको ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उनको जेल में डाला जा सकता है। ये अनुच्छेद 105 के तहत मंत्री आपके होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है भैया, ये कहां से लिया हमने, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त किया है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी ब्रिटेन से लिया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर बात की जाए तो महालेखा परीक्षक का पद है, ये भैया पहले से ही था, लेकिन नियंत्रक को क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, बाद में नियंत्रक को जोड़ा गया है और ये हमने पद इसमें कब लिया गया है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1858 में जो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद भारत में लाया था। ठीक है, कौन भैया, तो ये कैनिंग, आपने इसकी कैनिंग ने ही शुरुआत की। ठीक है, आगे बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने क्या प्राप्त किया है, ठीक है भैया, आयरलैंड की अगर बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिनको हम क्या कह सकते हैं, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या कहेंगे इनको हम, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डीपीएसपी फुल फॉर्म हो जाएगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये किसमें है आपके, तो भाग 4 में है आपके, और भाग किसमें है, तो भाग 4 में है, और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। और ये हमने कहां से प्राप्त किए हैं डीपीएसपी, तो ये हमने प्राप्त किए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोचयन, जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोचयन किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, ये भी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से प्राप्त किया है। इसमें क्या होता है भैया, जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये आपके कहां से होंगे मनोनीत, तो जैसे ये आपके कहां से मनोनीत किए जाते हैं, आपके तो कला, ठीक है, दूसरा विज्ञान, साहित्य, और चौथा आपका है समाज सेवा, समाज सेवा। तो इन 4 क्षेत्रों से क्या किया जाता है, 12 सदस्य आपके मनोनीत होते हैं। ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। अब 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, क्या 3-3 करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है 12 सदस्य यहाँ से हो जाए, हो सकता है 12 सदस्य यहाँ से हो जाए, हो सकता है 4 सदस्य यहाँ हो जाए और यहाँ से 8 सदस्य हो जाए। तो ये 12 सदस्य आपको 4 सदस्य क्षेत्रों से आपके मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जो आपके सचिन तेंदुलकर थे, क्या नाम उनका है, सचिन तेंदुलकर, जिनको क्या कहते हैं भैया, तो इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर को। एक व्यक्ति थे आपके मिल्खा सिंह, ठीक है, ये आपके एक धावक थे। तो ये 2 व्यक्तियों की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर को क्या है कि 2014 में एक पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, 2014 में। तो सचिन तेंदुलकर को इनको भैया क्या किया गया कि राज्यसभा में इनको मनोनीत किया गया। 2015 की बात है भैया, 2014 में तो इनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो 2015 में क्या हुआ, जब इनको सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किया गया, ठीक है, तो भैया इसके खिलाफ लोग चले गए, और जब इनके खिलाफ चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम था उसका, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कानून के तहत बताया कि उसने कहा कि आपके पास 4 क्षेत्र तो हैं, कला है, विज्ञान है, साहित्य है और समाज सेवा है। इन क्षेत्रों से तो आप 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने क्षेत्र में
देश के लिए विशेष योगदान दिया है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं भैया, उसको भी राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्या किया है, क्रिकेट के क्षेत्र में एक भारत को एक ऐसी उपलब्धि दिलाई है, एक ऐसा स्थान दिलाया है जाके जो शायद कोई दूसरा कर पाए, इसीलिए इनको एक विशेष व्यक्ति मानकर इनको भी राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया। ठीक है भैया। उसके बाद बात किया जाएगा आयरलैंड से हमने और क्या बात किया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, अगर यह पूछा जाए तो आपका अनुच्छेद 54 में इसका बताते हैं क्या, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन मंडल के बारे में। और पद्धति की बात की जाए तो अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में इसकी क्या है, तो अनुच्छेद 55 में पद्धति को बताया गया है। पद्धति का मतलब है जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होगा, तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है भैया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आपका अनुच्छेद 54 में है और पद्धति जो आपकी है वो अनुच्छेद 55 में है। ये भी हमने कहां से प्राप्त किया है, तो आयरलैंड से ही प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अमेरिका। ठीक है भैया, अमेरिका। तो अमेरिका से हमने क्या प्राप्त किया है, तो पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा पीछे गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो यही हम लिख देते हैं क्या क्या प्राप्त किया है। पहली बात बनाएंगे आपके मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, क्या प्राप्त किए हैं, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्याय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली। ठीक है। नंबर 3 की अगर बात की जाए तो क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। तो भैया हमने क्या कहां से प्राप्त किया है, आपके ये सारे हमने कहां से प्राप्त किए, अमेरिका से। एक इसमें और आपका आता है प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार भी हमने कहां से लिया है, तो देखते हैं भैया। तो मूल अधिकार की बात की जाए, ये भी हमने अमेरिका से प्राप्त किया है। स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की बात की जाए, ये भी हमने अमेरिका से प्राप्त किया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी हमने अमेरिका से प्राप्त किया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी हमें अमेरिका से प्राप्त किया है। और प्रस्तावना का विचार, ये भी हमने कहां से प्राप्त किया है, तो ये सारे के सारे हमने भैया अमेरिका से प्राप्त किए हैं। ठीक है। अब बात की जाए मूल अधिकार की, तो भाग 3 में आपके मूल अधिकार हैं। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए 12 से 35 तक, ये आपके क्या है, इसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली हमने आपको बता ही दिया अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और अनुच्छेद 61 के तहत क्या आता है, भारत में अनुच्छेद 61 के तहत भारत पर, जो भारत में राष्ट्रपति होते हैं उन पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और फिर क्या होता है कि निर्णय देने के बाद में उसको लगता है कि इस निर्णय में कुछ बदलाव करना चाहिए, हमें कुछ हमसे गलती हुई है, तो वो उसको रिव्यू कर सकता है। ठीक है, यानी दोबारा उसको देख सकता है। ठीक है, रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना। जैसे कि आपने मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच देखा होगा, तो वहां पे आपका होता है डीआरएस। ठीक है, खिलाड़ी जो खिलाड़ी होते हैं वो डीआरएस ले लेते हैं पहले। जब डीआरएस लेते हैं तो अंपायर क्या करता है, अंपायर टीवी के द्वारा दोबारा उसको पीछे घुमा के, यानी पीछे बैक करके उसको दोबारा देखता है, तो वही आपका क्या होता है, रिव्यू होता है। किसी भी जो कोई भी निर्णय देते हैं तो उस निर्णय को ये दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये कहां से लिया हमने, ये भी हमने अमेरिका से प्राप्त किया है। प्रस्तावना का विचार, ठीक है, प्रस्तावना का जो विचार है ये हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन भाषा जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की है। ठीक है भैया, तो ये सारी बातें कहां से हमने प्राप्त की है, सारी की हमने अमेरिका से प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं।
लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका, ये भी हमने कहां से प्राप्त किया है? तो ये भी हमने लोक जनहित याचिका भी भैया कहां से प्राप्त की है? ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ही प्राप्त की है। और यहाँ पे भारत में 1980 में, ठीक है, भारत में 1980 में लोक जनहित याचिका को शामिल किया गया और इसके पीएन भगवती को इसका जनक मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं इसका? तो पीएन भगवती को लोक जनहित याचिका का जनक मानते हैं और इसको 1980 में भारत के संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, एससी एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना। एससी का मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाना अगर है तो ये भी कहां से हमने प्राप्त किया है? ये भी हमने अमेरिका के ही संविधान से प्राप्त किया है। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति के पद की बात की जाए, ये भी हमने अमेरिका से प्राप्त किया है। वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाए तो वित्तीय आपात हमने प्राप्त किया भैया अमेरिका से, वित्तीय आपात, और वित्तीय आपात तो हमने अमेरिका से प्राप्त किया है। लेकिन अगर इंटरनेशनल इमरजेंसी की बात करें, इंटरनेशनल नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो ये हमने कहां से प्राप्त की है? तो जर्मनी से प्राप्त किया है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल हमने प्राप्त किया है अमेरिका से, और नेशनल यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, अंतर है भैया, इसमें ध्यान रखिएगा, ये वित्तीय है और ये राष्ट्रीय है। तो राष्ट्रीय आपातकाल ये आपका जर्मनी हो जाएगा और वित्तीय आपातकाल ये आपका यूएसए हो जाएगा। ठीक है भैया, ये ध्यान रखिएगा, वहां पे सही देख लेना, वित्तीय आपातकाल है या फिर आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो जर्मनी, वित्तीय आपातकाल है तो आपका यूएसए। लोक जनहित याचिका यूएसए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना यूएसए, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए। ठीक है भैया, तो सारी चीजें हमने कहां प्राप्त की है? यूएसए से प्राप्त की है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए मूल अधिकार, ये भी यूएसए से प्राप्त किए हैं। स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, ये भी यूएसए से प्राप्त की है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी यूएसए से प्राप्त किया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी यूएसए से प्राप्त किया है। और प्रस्तावना का विचार, ये भी यूएसए से प्राप्त किया है। लेकिन भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश से हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या हमने प्राप्त किया है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की है हमने। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की है हमने। समवर्ती सूची में क्या होता है कि जो कानून, जिस यानी कोई ऐसा विषय जिस पर ना राज्य और या फिर ना ही आपका केंद्र, जहां पे दोनों कानून नहीं बनाते हैं वो आपके क्या होते हैं? आपके समवर्ती सूची में आते हैं। यहाँ पे ना तो राज्य कानून आएगा ना केंद्र आएगा। यहाँ पे समवर्ती सूची के जो कानून होंगे उनमें दोनों मिलकर आपके कानून बनाते हैं, वो आपके समवर्ती सूची में आ जाएंगे। ठीक है भैया, केंद्र राज्य उपबंध, केंद्र और राज्य उपबंध, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त किया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की है। प्रस्तावना की भाषा, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये बुलाता कौन है भैया? ये बुलाता आपका राष्ट्रपति है। बुलाएगा आपका राष्ट्रपति किसके तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है। ठीक है, किस पे बुलाई जाती है? तो केवल साधारण विधेयक पर आपकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और बुलाता है आपका राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है।
आगे बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का जो विभाजन है ये भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हमने कहां से ली है? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कनाडा। संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली हमने कहां से ली है? तो ये हमने कनाडा से प्राप्त की है। सशक्त केंद्र, मजबूत, सशक्त का मतलब मजबूत केंद्र। केंद्र जो होगा भी आपका क्या होता है? मजबूत हो जाता है। मजबूत की बात किया है, सशक्त केंद्र आपका कहां से है? ये हमने कनाडा से प्राप्त किया है। संघीय शासन प्रणाली ये भी हमने कनाडा से ली है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, तो ये भैया अनुच्छेद 248 में क्या है आपका? अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किसमें है? अनुच्छेद 248 में। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। राज्य में जो राज्यपाल होंगे उनकी केंद्र के द्वारा नियुक्ति। मतलब भैया कैसे कि ऐसा होता है कि जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद क्या करती है? किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा देती है कि इस व्यक्ति को राज्यपाल इस राज्य का बना दीजिए। जब मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री आपके कहेंगे कि इस व्यक्ति को यहाँ का राज्यपाल बना दीजिए, तो राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं? उस पर मोहर लगा देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय उस पर क्या करते हैं? मोहर लगा देते हैं केवल। बाकी कार्य किसका है? वो सारे कार्य मंत्री परिषद यानी आपके प्रमुख जो होते हैं मंत्री परिषद के पीएम प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा ही नियुक्ति होगी। लेकिन मोहर लगाते हैं राष्ट्रपति, इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है भैया, लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता है। मेन काम किसका है? वो मेन जो आपका भैया कार्य जो है वो आपका जो मंत्री परिषद है उसी का है। ठीक है, आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या प्राप्त किया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 368 में क्या है आपका? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं। और ये हमने कहां से प्राप्त किया है? तो ये हमने प्राप्त किया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन ये भी हमने कहां से प्राप्त किया है? दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त किया है। रूस की बात की जाए तो रूस से हमने मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से प्राप्त किया है? तो ये रूस से प्राप्त किए हैं। और भाग 4(1) में किसमें है? भाग 4(a) में आपके क्या है? मूल कर्तव्य है। ठीक है, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। ठीक है, कितने? तो प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है, ठीक है भैया, तो न्यायिक आदर्श की अगर बात की जाए तो ये हमने कहां से प्राप्त किए हैं? ये भी हमने रूस से प्राप्त किए हैं। आपकी प्रस्तावना में 3 न्याय है। ठीक है, तो 3 और न्याय की अगर बात किया, न्यायिक आदर्श है आपके, ये हमने कहां से प्राप्त किया है? तो रूस के संविधान से हमने न्यायिक आदर्श प्राप्त किए हैं। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से हमने क्या किया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्राप्त की है। ठीक है, गणतंत्रात्मक। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये हमने कहां से प्राप्त की है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से प्राप्त की है। प्रस्तावना, ठीक है, की बात इसको हटा दीजिए भैया, यहाँ पे गलती से हो गया है आपका। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ये भी हमने, ये आपके दोनों गलत हो जाएंगे, यहाँ पे ये आपका इसको मैच हुआ। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल ये हमने कहां से लिया? आपको बताया था अभी, नेशनल इमरजेंसी, ये जर्मनी से प्राप्त किया है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल कहां से प्राप्त किया है? तो ये हमने जर्मनी से। और फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो हमने फ्रांस से प्राप्त की है। जापान से हमने क्या लिया है? तो जापान से हमने लिया है अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 21 में जो भी वर्णित है वो हमने कहां से प्राप्त किया है? वो जापान से प्राप्त किया है। और अनुच्छेद 21 में आपका क्या होता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है। ठीक है, ठीक है भैया, तो ये सारी बातें हमने पता कर ली है कौन से देश से हमने क्या लिया है जो कि हमने अपने संविधान में शामिल किया है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें जो भी स्रोत के माध्यम से पता करना था, जो भी कौन से स्रोत, कहां से हमने किस देश से क्या लिया है, वो स्रोत के माध्यम से हमने आज एक ही क्लास में सारी की सारी चीजें आपको इकट्ठी बताती हैं और विधिवत आपको पीडीएफ के माध्यम से समझा दिया है। हमें लगता है कि अब इससे बाहर अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये क्लास आप देखिएगा और उसके बाद में आप हमें बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।